तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट डिबेटेड टॉपिक जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति आप जब भी सुनते होगे तो काफ़ी चीज़ें आपके सवाल दिमाग में आते होंगे कि फ्रांस की क्रांति में शुरू से लेकर आज तक जो है लड़ाई होती रहती है, लेकिन उस क्रांति का नतीजा क्या निकलता है। आज जो देश आज आप फ्रांस आज़ाद देख रहे हो कैसे वो हुआ, इस वीडियो में आपको चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो उद्देश्य है, वो फ्रांस की क्रांति को बिना किसी डाउट के जितने भी आपके डाउट हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो में आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एंड मैं आपको 1789 से लेकर के आज सन 2023 में जो फ्रांस है उसका इतिहास बताऊंगा। साथ ही में फ्रांस की क्रांति के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जितनी भी घटनाएं हैं उनका इतने चरणबद्ध तरीके से क्रमांकन करूंगा जो आज तक ना यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में हुआ होगा। इसीलिए इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपकी जो समझ है वर्ल्ड हिस्ट्री में वो बेहतरीन बन जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी बकवास के, जैसा कि हम ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि बात की जाए फ्रांस की क्रांति से, देखिए क्रांति होती क्यों है। हमेशा बात याद रखिए कि क्रांति कोई भी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, चाहे इंग्लैंड का, चाहे वो अमेरिकन रिवोल्यूशन हो, चाहे वो इंग्लैंड का रिवोल्यूशन हो, और फिर चाहे वो हम बात कर रहे हैं फ्रांस के रिवोल्यूशन की। क्रांति होती है तब जब कोई भी विचारधारा, कोई भी जो है शक्ति जब किसी भी जनता को जो है ज़्यादा टारगेट करती है, टॉर्चर करती है, जिसके कारण जो है क्रांति का जन्म होता है। और आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति थी और सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली क्रांति थी, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन अंत में जो है फ्रांस बड़ी मुश्किल से, जिन्हें सालों साल लग गए, इतनी बड़ी क्रांति मैंने आज तक नहीं देखी और इतिहास में ना ही आप देखोगे। आखिर इस क्रांति ये कैसे चली, तो इसको समझते हैं। इसके पीछे सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस, यानी कि इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या थे। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है, एंजॉय कर सकता है, इंग्लिश और हिंदी। ये वीडियो वही लोग देखें जिनको समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि किसी भी चीज़ को समझा जाए, ना कि रटने से। तो इसीलिए इस वीडियो को देखें। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो रेस्ट कर करके देख लीजिएगा, बट इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि ये आपकी समझ का जो है एक नया आयाम देगी, नई डायमेंशन देगी, जो आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ और इस बात को आपको मानना पड़ेगा जब ये वीडियो खत्म होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल काजेस क्या थे। पॉलिटिकल काजेस की बात करें यानी कि राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण इसके ये थे कि वहां पे जो है जो लुई 14वां था, लुई 14 का जो शासनकाल था वो 1643 से 1715 यानी कि 1643 से 1715 तक लुई जो है 14 का राज था, यानी कि लुई 14वां 14। इसने किया क्या था, इसने कहा, ये दरअसल एक तरीके से पूरा निकम्मा राजा था, जैसा कि होता ही है। इसमें जो है इसके शासनकाल में कोई भी व्यवस्था ही नहीं थी। व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ये किसके शासनकाल में था? लुई 14 के शासनकाल में। फिर आए लुई 15। लुई 14वां कहता था, जो लुई 14 था वो कहता था कि जो है मेरे शब्द ही कानून है, यानी कि कानून कानून की कोई जरूरत नहीं है, मेरे शब्द ही कानून बनेंगे। ये लुई 14 कहता था। वहीं पे अगला जो राजा आया जिसका नाम था लुई 15 यानी कि लुई 15वां। इसने क्या किया, इसने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया और इसने जो है 7 ईयर वार भी किया। अच्छा, इसका हम आपको सन बता देते हैं कि कब से कब तक राजा रहा है। तो जो लुई 15वां था ये राजा रहा था 1643 से, जब तक वो लुई 16वां नहीं आ गया, यानी कि जब तक वो लुई 16वां जिसके शासनकाल में क्रांति हुई थी वो लुई 16वां ही तो था। पहले लुई 14वां आया जो कहता था कि मेरे शब्द ही मेरे कानून है। एक उसके बाद आया लुई 15वां। लुई 15वां ने जो है 2 कांड किए। पहला था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, जिससे देश में गरीबी आई, पैसा खर्च हुआ, कर्जा लिया और कर्ज को भुगतान ना कर पाया। उसके बाद 7 ईयर वार, जैसा कि आपको पता हो कि 7 ईयर वार जो थी वो 1756 से 1763 तक चली थी। ये इंडिया में चली थी 7 ईयर वार, जिसमें हुआ क्या था, ये 1757 से 1764 के अप्रॉक्स चली थी इंडिया में, जिसमें जो है फ्रेंच और इंग्लैंड में हमेशा ही जो है कभी नहीं बनती है। ये मैं आपको बता दूं, इतिहास से ही इसका गवाह रहा है। जैसे इंग्लैंड और फ्रांस में जो है हमेशा संघर्ष चलता रहा था कि वेस्ट इंडीज में कौन कब्जा करेगा और ईस्ट इंडीज में कौन कब्जा करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज क्या है। ईस्ट इंडीज अपना इंडिया और म्यांमार मिलकर ईस्ट इंडीज का निर्माण करते हैं, जबकि वेस्ट इंडीज में जो है आपका अमेरिका, ये वाली सारी आ जाती हैं। तो शुरू से क्या रहा है कि कौन कितना कॉलोनी ज्यादा बना लेगा, इसकी जंग जो है शुरू हो चुकी थी। फ्रांस चाहता था कि मैं सबसे ज्यादा कॉलोनी रखूं, इंग्लैंड चाहता था कि मैं सबसे ज्यादा कॉलोनी रखूं। कॉलोनी का नहीं आपको पता है तो कॉलोनी का सीधा मतलब होता है कि अपना उपनिवेश बनाना, जिसका पर्पज होता है किसी प्रकार की डेवलपमेंट काज को नहीं
करना, बल्कि उस देश को लूटना। तो दोनों ही इसमें प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। फ्रांस अपना चाह रहा था, इंग्लैंड अपना चाह रहा था, जिसके कारण इनके बीच लड़ाई हुआ करती थी। तो लुई जो 15वां था उसके शासनकाल में भी एक लड़ाई हुई ऑस्ट्रिया के साथ, और दूसरी हुई इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड के साथ हुई थी 1757 से 1764 के बीच, यानी कि 1756 से 1764 तक। ये लड़ाई जो चली इसका नाम फेमस है 7 ईयर वार, यानी कि 7 साल का युद्ध था, जिसमें फ्रांस बुरी तरीके से हराया गया था। इसमें फ्रांस जो है बुरी तरीके से हारा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस में जो है बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया। क्योंकि युद्ध होगा तो देखो सीधी बात है कि पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा तो कर्जा बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा तो तुम लोन लोगे। तो इससे जो है जनता वहां की बौखला गई थी। अच्छा, इसमें जो है इंग्लैंड जीत गया था। ये इंडिया में चल रहा था, आपको अगर पता हो, जब आप इंडिया का देखोगे हिस्ट्री, तो ये वार कहाँ चल रही थी, 7 ईयर वार इंडिया में ही चल रही थी। फिर बात की जाए इसका बदला कैसे लिया गया फ्रांस के द्वारा। इसका बदला लिया गया आगे चल करके, जब आगे चल करके जो है फ्रांस ने फिर इंग्लैंड के साथ लड़ाई की, और ये चली थी 1770 के अप्रॉक्स। उसमें लड़ाई में जो है इंग्लैंड को हराया फ्रांस ने इस बार, और इस बार जो है नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनियां इंग्लैंड से छीन ली। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस और इंग्लैंड में बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी, जिसमें फ्रांस का वर्चस्व बढ़ा अमेरिका की ओर, और इंग्लैंड किधर चला गया इंडिया की ओर। ये आपको बेसिक समझ होनी चाहिए कि हमें फ्रांस अमेरिका की तरफ ज़्यादा था, और इंग्लैंड इंडिया की तरफ इसका रुझान ज़्यादा था। जिसमें पहली बार कौन सी थी, 7 ईयर वार, जो हुई थी लुई 15वें के शासनकाल के दौरान। फिर अंत में आता है लुई 16वां। लुई 16वां जो था वो भी कामचोर टाइप का राजा था, ठीक है, उसने भी जो है कुछ नहीं किया। और लुई 16वां के समय इसने एक बेवकूफ़ी और की कि अमेरिका में उस समय, अगर आपको थोड़ा सा पता हो, अमेरिका में जो है, अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था, 1776 में। तो 1776, और आपको पता है कि क्रांति फ्रांस की हुई थी 1789। तो 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो ये थोड़ा जो है हाथ मारने चला गया अमेरिका में, शायद इसको कुछ कॉलोनी मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, और इसका पैसा बेकार चला गया। इससे जनता और बौखला गई। धीरे धीरे करते करते जो है पूरी जनता, मतलब जो है पैसों के कर्ज के तले दबी हुई थी, और जो राजा थे वो अपने जो है कोई भी काम कर नहीं रहे थे। दूसरा, अगर राजनीतिक कारण देखा जाए तो कानून कोई निश्चित नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजा कहता था कि मेरे ही शब्द मेरे कानून है। और ये लुई 15वां जो था, ये कहता था कि मेरे बाद प्रलय हो जाएगी, मतलब मैं राजा जब तक हूँ तब तक हूँ, और इसके बाद जो है धरती समा जाएगी, मतलब बेवकूफ़ बनाना। अब जो है दूसरा कारण यहाँ पे एक और था, असमान और अनिश्चित कानून। यानी कि कानून कोई निश्चित नहीं थे। जैसे जो धनी लोग थे या पादरी लोग थे, पंडित लोग, और जो सामंत लोग थे, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स, जैसे नहीं छोटे छोटे राज्य होते हैं, जैसे अपने मेडिवल एज में जो है छोटे छोटे राज्य बन गए थे, वैसे यहाँ पे धनी लोग जो थे, पादरी लोग थे, और जो सामंत लोग थे, उनका यहाँ पे जो है कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि जो आम जनता थी, जो कृषक थे, जो किसान थे, उनको हाईवी टैक्स लगाया जाता था। तो ये गलत चीज़ थी, ये कोई न्याय था ही नहीं, कानून कोई था ही नहीं। तो ये था राजनीतिक कारण। दो राजनीतिक कारण मैंने आपको बताया कि निरंकुश राजा, यानी कि आर्बिट्रेटरी पावर ऑफ द किंग, एंड सेकेंड थिंग इज असमान, यानी कि कोई निश्चित कानून नहीं। और फिर जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसके आर्थिक कारण क्या थे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी दुनिया में क्रांति होती है, उसके पीछे जिम्मेदार होता है आर्थिक कारण, क्योंकि पैसे से ही जो है सारी समस्याओं का जन्म होता है। तो आर्थिक कारण यहाँ पे बहुत सारे हैं। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्थिक कारण यहाँ पे नहीं भी होना चाहिए। इसके पीछे वो अपना तर्क क्या देते हैं, वो तर्क ये देते हैं कि उस समय जो फ्रांस की ग्रास नेशनल इनकम थी, यानी कि जो फ्रांस कमा रहा था, वो 56% थी, जबकि जो इंग्लैंड की थी वो 181% थी। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रांस पे कर्ज कम था, इंग्लैंड पे कर्ज ज्यादा था। लेकिन क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, इसके पीछे कारण है सरकार। यहाँ की जो सरकार है फ्रांस की थी, वहां पे राजा बैठा था, जबकि इंग्लैंड में सरकार बैठी थी। इसलिए देखिए, इंग्लैंड में क्रांति नहीं हुई, जबकि इंग्लैंड कर्जा तो और ज्यादा था, 181% मैंने आपको बताया। जीएनआई यानी कि ग्रास नेशनल इनकम, और जो डेप्ट का जो परसेंटेज था वो 181% था, 181% था इंग्लैंड में, जबकि फ्रांस में था कितना, 56% ओनली। तो क्रांति सिर्फ फ्रांस में ही क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द किंग आ रही थी, और राजा यहाँ पे जो है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप पे अप्लाई करता था। अभी आगे चल के आपको बताएंगे। फिर उसके बाद जो है 1778 से, ये देखिए लुई 16वां का शासनकाल चल रहा है, 1778 से 1783 में ट्रीटी ऑफ वर्साय साइन की गई, किसके बीच में, नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, जिसमें 13 कॉलोनी जो है
मैंने आपको बताया था कि 7 ईयर वार जो 1756 से 1763 हुई थी उसमें फ्रांस हारा था। इस बार फ्रांस ने इंग्लैंड को हराया, जिसमें 1778 से 1783 1778 टू 1783 इसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई। अब नॉर्थन अमेरिका की 13 कॉलोनी जो है वो ब्रिटेन ने किसको सौंप दी? फ्रांस को सौंप दी। आगे बढ़ते हैं, जब आगे आप बढ़ते हो तो उसी समय जो है देश में फ्रांस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि चीजों के प्राइस जो है 65% इंक्रीज हो गए, जिससे जनता और चीजें खरीद ही नहीं पा रही। जनता के पास परचेजिंग पावर ही नहीं, पैसे ही नहीं, तो कहां से खरीदेगी? अब जनता किसके ऊपर अपना डिगरा फोड़ेगी? सरकार के, राजा के ऊपर। तो राजा अब जो यहाँ पे है थोड़ा और चिंतित होगा। अब यहाँ पे सोशल काजेस समझ लो, यानी कि समाज का कारण क्या था, क्रांति क्यों हुई। तो वहां पे जो है 3 वर्ग बन चुके थे, 3 वर्ग। मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा, अंग्रेजी में भी आप नोट करते जाइएगा, मैं जितना भी बोलता जाऊं। तो 3 वर्ग उस समय जो है फ्रांस में बन चुके थे। एक था पादरी वर्ग, जिसको कहते थे इंग्लिश में क्लर्जी, एंड सेकेंड था, अच्छा पादरी वर्ग को पहले समझ लेते हैं। पादरी वर्ग में 2 वर्ग थे, एक था निम्न वर्ग, एक था उच्च वर्ग। यानी कि पादरी वर्ग में भी 2 बंटवारे थे। जो उच्च वर्ग था वो टाइथा कर लगाता था, टाइथा एक प्रकार का टैक्स था जो लोगों पे लगाता था उच्च पादरी वर्ग। जो निम्न पादरी वर्ग था वो जो है जितने भी होते हैं पादरियों के काम मंदिरों में, सॉरी चर्चों में, वो सारे काम जो है निम्न वर्ग करवाता था, जबकि उच्च वर्ग जो है वो टाइथा कर लगाता था। और निम्न जो पादरी थे वो क्रांति को सपोर्ट करते थे, जबकि उच्च वाले नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हो तो आपको पाया जाता है कि उच्च जो कुलीन, जो एक और वर्ग था जिसका नाम था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग को कहते हैं इंग्लिश में नोबिलिटी। ये नोबिलिटी में कौन कौन आते थे? नोबिलिटी में आते थे आपके सामंत, राज परिवार और उच्च ऑफिशियल, यानी कि हाई ऑफिसर्स आते थे नोबिलिटी में। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि जो ऑफिशियल्स होते थे, अधिकारी, उनकी कोई परीक्षा नहीं होती, एग्जाम कुछ नहीं, सीधा जो है अपने पड़ोसियों का एक या फिर किसी से चाचा भतीजा, नेपोटिज्म पूरा चलता था। और जो भी अपने पड़ोस के अपने घर के ही लोगों को अधिकारी बना दिया जाता था, कोई एग्जाम नहीं होता था। फिर तीसरा कौन सा वर्ग था? तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग, जिसको कहते थे कॉमनर्स। कॉमनर्स इंग्लिश में कहते हैं। इसमें कौन कौन आते थे? देखिए जनसाधारण वर्ग भी जो है 3 भागों में बटा था। एक था किसान वर्ग, एक था मजदूर वर्ग जिनकी दशा बिल्कुल बेकार थी, कुछ इसमें ठीक ठाक एक वर्ग था जो जनसाधारण वर्ग के ही अंतर्गत आता था, जिसका नाम था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में आते थे आपके अध्यापक, वकील, व्यापारी, कवि, लेखक, कलाकार, दार्शनिक, धनी, व्यवसायी, ये सारे आते थे मध्यम वर्ग में। तो मैंने आपको सामाजिक कारण भी बताया किस तरीके से वर्ग जो है बटा हुआ था, और कर टैक्स सिर्फ किस पे लगता था? मजदूर और किसानों से। मध्यम वर्ग की स्थिति हालांकि अच्छी तो थी, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदे में थे, सबसे ज्यादा फायदे में नोबिलिटी थी और सबसे ज्यादा फायदे में क्लर्जी थी, यानी कि पादरी और कुलीन। अब यहाँ पे जो है लिटरेचर का क्या प्रभाव रहा, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको किसी भी इतिहास की जन्मभूमि को समझना है, यदि किसी भी देश की आर्थिक या सामाजिक संरचना को समझना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे जो लेखक हैं, वहाँ के जो राइटर हैं, वो अपने लिटरेचर में क्या लिख रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, सरकारों के द्वारा जो है समाचार पत्रों या न्यूज चैनल को पैसे खिला दिए जाते हैं ताकि वो उनकी ही तारीफें हमेशा करते रहें। तो ऐसा ही जो है फ्रांस में नहीं था। फ्रांस में जो है वहां के जो ईमानदार व्यक्ति थे वो क्रांति को सपोर्ट कर रहे थे और राजा की पोल खोल रहे थे। कैसे खोल रहे थे? तो वहां पे 3 व्यक्ति जो थे वो लिटरेचर में काम अच्छा कर रहे थे। जैसे एक थे जाजाक रूसो। ये जाजाक रूसो वही हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या लिखते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताते हैं कि व्यक्तियों को हमेशा सरकार को हमेशा इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी का पालन करना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को अपने विचार बोलने की स्वतंत्रता हो। फ्रेटर्निटी यानी कि सब में जो है भाईचारा हो। इक्वालिटी यानी कि हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाए, ये नहीं कि राजा का लड़का जो है कुछ भी कर ले और एक साधारण व्यक्ति को सजा दी जाए, जो कि आजकल देखने को आपको नहीं मिलता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है जिसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। देखिए जाजाक रूसो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र ही पैदा हुआ होता है, लेकिन वो अपने मन से बनाए हुए जाल में फंसता रहता है और जंजीरों से जकड़ा रहता है। ये कौन बोल रहे हैं? जाजाक रूसो। जाजाक रूसो को जो है आगे चल के नेपोलियन भी सपोर्ट करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी भी कहानी में मैं आपको बताऊंगा। ये जो है फ्रांस का बहुत ही बड़ा जो एक तरीके से समझ लीजिए सम्राट था जिसने बहुत सारे कब्जे किए, इसकी कहानी में आगे चल के बताऊंगा। अगला जो राइटर था उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि कानून की आत्मा। इस कानून की आत्मा में क्या उसने लिखा था? उसने कहा था कि शक्ति का, जैसे आज आप देखते हो ना कि डिवीजन ऑफ पावर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड
आज आप देखते हो कि जो आधुनिक समाज होता है उसमें शक्ति का पृथक्करण होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नगरपालिका, सॉरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो एक वो लेजिस्लेटिव होती है, उसमें आज आप देखते हो कि डिवीजन होता है। ऐसे ही जो सबसे पहले शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत था वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच जो बंटवारा है शक्तियों का होना चाहिए, किसने सपोर्ट किया? मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ में। एंड सेकंड थिंग इसने बताई कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप नहीं होनी चाहिए। मतलब डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या होती है? उसने कहा कि राजा कोई भगवान नहीं होता है। राजा अपने आप को क्या समझता था कि मैं राजा भगवान हूं, यानी कि राजा हूं तो मुझे भगवान मानो। तो राजा हमेशा इसे सबको बेवकूफ बनाता था। जैसे अपने इंडिया में देखो, अशोक हुआ, वो अपने आप को क्या कहता था? पिए नाम दासी। ऐसे अकबर हुआ, वो अपने आप को क्या कहता था? जिल्ले लाई, मतलब मैं ये भगवान का जो हूँ रूप हूं। तो ऐसे जो है जनता बेवकूफ बनती जाती थी, क्योंकि अनपढ़ थी, जानती नहीं थी। भगवान के नाम पे कुछ भी बेवकूफ बना लो, ये आसान भी होता है हमेशा ही। आगे आगे क्या हुआ? फिर आगे चल के एक और सुधारक पैदा हुआ लिटरेचर के क्षेत्र में, जिसका नाम था वॉल्टेयर। वॉल्टेयर क्या कहता था? वॉल्टेयर जो है ये कहता था कि इस दुनिया में जो है अब ईसाई बचे नहीं है, मतलब क्रिश्चियन नहीं बचे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिश्चियन था, पादरी वर्ग वही तो था, वही तो टैक्स लगाता था, टाइथा टैक्स। अब टाइथा टैक्स पादरी वर्ग लगा रहा है, जबकि जो क्रिश्चियन के जो भगवान थे उनका नाम क्या था? ईसा मसीह, और ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो ये कहता था कि इस दुनिया में अब कोई ईसाई बचा नहीं है, क्योंकि ईसाई तो अब अत्याचार करते हैं। ईसाई सिर्फ दुनिया में एक ही हुआ था जो सूली पे चढ़ चुका है। ये कौन कह रहे हैं? वॉल्टेयर कह रहे हैं, अपनी पुस्तक जिसका नाम है लेटर्स विद इंग्लिश, इसके पुस्तक का नाम है। और ये कहता है कि एक शेर राजा होना चाहिए देश में, ना कि 100 चूजे जो आजकल घूम रहे हैं। ऐसा कौन कहता था? वॉल्टेयर। अब जो है आते हैं क्रांति पे, कि क्रांति के मैंने आपके कारण बताए कि क्रांति पैदा कैसे होती है। क्रांति में कोई एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे किताबों ने भी काम किया, लिटरेचर ने भी काम किया, सोशल कॉजेज भी थे, इकोनॉमिक कॉजेज भी थे, और वहां पे राजा का भी योगदान था। यानी कि राजा इतना बेकार था जिसने जो है इसको क्रांति को जन्म दिया। अब क्रांति को हम जो है डिटेल से समझेंगे एक एक तारीख के अनुसार, और जितने भी डाउट आपकी बुक से क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि बुक में जो है अधूरी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, आज देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर अभी तक वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। चलिए 5 मई 1789, 5 मई 1789 में एक घटना होती है। 5 मई 1789 को एक घटना होती है। इसमें होता क्या है? देखिए देश में पैसे की कमी है, देश में पैसा है नहीं। अब राजा चाह रहा है कि नए टैक्स लगाए जाएं, और राजा कौन है? राजा जो है लुई 16वां है, वो नए टैक्स लगाना चाहता है। उसने 5 मई 1789 में, पिछले 150 सालों से कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अब 150 सालों बाद राजा को याद आया कि मीटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि टैक्स लगाना है। तो मीटिंग करने का सोचा, जनता गुस्साई हुई थी। जैसे उसने स्टेट जनरल, अच्छा स्टेट जनरल मैंने आपको पहले क्लियर कर दूं, स्टेट जनरल वहां की एक तरीके से मान लीजिए संसद थी, जहां पे जो है तीनों जो कैटेगरी थी, यानी कि क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स, ये तीनों बैठते थे आकर के, और वहां पे जो है वोटिंग करते थे। उसके बाद कानून वानून जो भी बनना तो बन जाता था। अब इसने कर क्या दिया कि स्टेट जनरल में एक बैठक बुलाई 5 मई 1789 को, जो इसने 1664 से कभी नहीं बुलाई थी। अब एकदम इसने बुला दी। जब बुलाई तो इसमें जो है इसने कहा कि अब जो है नया टैक्स लगेगा। तो जनता ने कहा टैक्स कैसा? तो इसने कहा टैक्स लगेगा। तो टैक्स जब लगाने की बात हुई तो जनता ने कहा टैक्स कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जो है कुछ कर रहे नहीं हो। और जनता ने यह भी कहा कि अब एक वोट एक कर नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग क्या करते थे बुद्धिमानी, कि 3 लोग थे, एक क्लर्जी, एक कॉमनर्स, एक क्लर्जी, एक कॉमनर्स, एक नोबिलिटी। तो क्लर्जी और नोबिलिटी एक साथ हो जाते थे, 2 वन से जो है चुनाव जीत, मतलब 2 वन से जो है फैसला अपने नाम कर लेते थे। अब जनता ने कहा कि अब एक एक वोट नहीं रहेगा, सबका अलग अलग वोट करो, यानी कि नंबर्स के आधार पे वोट करो, ना कि एक ग्रुप के आधार पे वोट करो, तो तुम जीत जाते हो। तो ये बात जो है राजा को समझ नहीं आई, और राजा ने जो है मना कर दिया। अंत में क्या हुआ? वहां की जो थर्ड स्टेट थी, थर्ड स्टेट कौन था? कॉमनर्स, यानी कि जनसाधारण वर्ग। उसने कहा कि अब राजा से हमें कोई मतलब नहीं, अब हम अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लेते हैं। यानी कि तृतीय स्टेट ने अपने आप को, थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। नेशनल असेंबली घोषित करने का मतलब क्या होगा? राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया, जिसका मतलब ये हो गया कि अब वो देश का संविधान बनाएगी। और उसने क्या किया? स्टेट जो जनरल था उससे निकल के पास ही में एक टेनिस कोर्ट थी, और टेनिस कोर्ट की शपथ ली। इस शपथ में क्या लिया गया?
20 जून 1789, मैंने आपको बताया 5 मई 1789 को जो है स्टेट जनरल का क्लैश हुआ, जिसमें जो है वोटिंग के आधार पे जो है बात नहीं मानी गई, उसने जो है नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित कर लिया। 20 जून 1789 को यानी कि 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई, जिसमें यह कहा गया कि राजा जो है अब से जो है हम राजा की बात अब नहीं मानेंगे, अपने संविधान का निर्माण करेंगे और तब तक करेंगे, तब तक हम लोग साथ रहेंगे जब तक अपने संविधान का निर्माण कर नहीं लेते। अब ये देश चलेगा तो सिर्फ कानून से, तो सिर्फ कानून से। अब जो है राजा को डर लगा कि अब जनता एक हो गई है। अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखिए कि जनता जो है कुछ भी करवा सकती है, और ये राजा को समझ नहीं आ रहा था। अब राजा को जब लगा कि हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो राजा ने कहा चलो हम तुम्हें अनुमति दे देते हैं, क्योंकि राजा इस बात से डर में था कि कहीं हमें फांसी ना दे दी जाए। तो राजा ने उसको अनुमति दे दी, और फाइनली ये जो नेशनल असेंबली है इसको राजा का लेजिटिमेट प्राप्त हो गया, मतलब राजा की अनुमति मिल गई। अब ये राजा की तरीके से मतलब राजा का हाथ आ गया है कि अब राजा ने कहा है कि संविधान बनाइए, तो राजा ने उसको मान्यता दे दी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ, यहाँ पे जो है 5 मई 1789 को संयुक्त अधिवेशन की भी मांग उठी थी। राजा सिर्फ जो है पादरी और जो नोबिलिटी और क्लर्जी के साथ उस प्रस्ताव को पास कराना चाहता था, टैक्स वाले, और जनता ने कहा कि संयुक्त बैठक बुलाइए, तीनों लोगों को बुलाइए, तो इसने मना कर दिया था। अब जो टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, इसमें राजा ने इसको अनुमति भी दे दी कि संविधान बनाइए, और दूसरा ये भी कह दिया कि अब जो है ज्वाइंट बैठक बुलाई जाएगी, ज्वाइंट बैठक, ज्वाइंट मीटिंग। आगे क्या होगा, आगे तारीख आती है 9 जुलाई 1789, 9 जुलाई 1789। 9 जुलाई 1789 को क्या होता है, 9 जुलाई 1789 को जो है संविधान सभा का कार्यभार जो है संभाल लेती है नेशनल असेंबली, और एक व्यक्ति थे संविधान सभा का कार्यभार संभाल लेती है नेशनल असेंबली, और 14 जुलाई 1789 को हो जाती है बास्तिल की घटना। अभी बास्तिल की घटना क्या होती है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि एक नेकर नाम का व्यक्ति था, नेकर, जिसका जो फाइनेंशियल मिनिस्टर था, कहाँ का फाइनेंशियल मिनिस्टर था, फ्रांस का जो राजा था उसका फाइनेंशियल मिनिस्टर था। उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब जो है क्लर्जी पे भी टैक्स लगाइए, जिसपे जो है क्लर्जी नाराज हो गई, क्योंकि क्लर्जी और जो वहां के राजा थे उनका जो है बढ़िया संबंध था, इसलिए जो है नेकर नाम के व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया। किसने बर्खास्त कर दिया, राजा ने, जिससे जनता ने क्या समझा कि ये अभी भी उसी साइड में बैठा हुआ है, मतलब पादरियों के ऊपर तुम टैक्स नहीं लगा रहे हो, क्यों नहीं लगा रहे हो, तो ये जो है जनता ने अपनी जो है अपमान समझा। फिर जनता ने एक और काम कर दिया बड़ा वाला, क्या काम किया, बास्तिल की घटना हुई। अभी बास्तिल की घटना क्या होती है, ये तारीख थी 14 जुलाई 1789, मैं जो भी बोलता जाऊं आप लिखते जाइए। 14 जुलाई 1789 बास्तिल की घटना हुई। बास्तिल की घटना दरअसल क्या थी, एक दुर्ग था, एक जेल थी, जिसको जनता ने जो है वो एक तरीके से अत्याचार का जो है खुला प्रतिरूप थी, जिसको जनता ने जो है तोड़ दिया, और उसमें जितने भी कैदी व्यक्ति थे उनको आजाद करवा दिया, और फाइनली जो है बास्तिल की जो जेल थी उसको तोड़ दिया गया। ये तारीख थी 14 जुलाई 1789, और इसी तारीख को जो है फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, यानी कि ये जो है बुराई का प्रतीक थी ये जेल, और इसको तोड़ दिया गया जनता के द्वारा। अब जो है आगे की कहानी मैं आपको इस स्टेप में बताऊंगा, यानी कि चरण में बताऊंगा। तो आगे जो है मैं आपको 4 चरण बताऊंगा, यहाँ की कहानी मैं 4 चरण में बताने वाला हूं। फर्स्ट चरण चलेगा मेरा 1789 से 1792, दूसरा चरण मेरा चलेगा 1792 से 1794, थर्ड चरण मेरा चलेगा, थर्ड फेज चलेगी 1794 से 1799, फोर्थ फेज मेरा चलेगा 1799 से 1799 से 1814 तक। तो अब जो है मैं आपको चरण वाइज बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने तरीके से इसको जो है डिवाइड किया है। तो अब देखिएगा, अब आती है फर्स्ट फेज। नेशनल असेंबली बन चुकी है, संविधान का देश में निर्माण हो रहा है, अब देखते हैं क्या आगे होता है। ये फर्स्ट फेज है जो कहां से कहां तक चलेगी, 1789 से 1789 से 1789 से 1792 यानी कि 1792 तक। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि संवैधानिक राजतंत्र का जो है स्थापना होती है। इस संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच गवर्न बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें जो है राजा तो रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख लीजिए यूके में राजा होता है, रानी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का एग्जांपल है। ऐसे ही गवर्नमेंट बनी सबसे पहले फ्रांस में 1789 में, जो संविधान बना रहे थे नेशनल असेंबली, उन्होंने गठित की क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि राजा तो रहेगा लेकिन जो है उस पर लिमिटेशन होंगे, संविधान का शासन चलेगा। तो 1789 1792 का जो चरण है वो संवैधानिक राजतंत्र का चरण है। मैंने देखिए टाइटल दे दिया है,
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगी। अब आगे होगा क्या? अब ये जो राष्ट्रीय सभा है, ये चूंकि कानून बनाना स्टार्ट कर चुकी है, तो इन्होंने जो है संविधान सभा का भी कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि मैं आपको अभी से बता दूं वीडियो में कि ये संविधान कितनी बार बनाया जाएगा, कितनी बार मिटाया जाएगा, आगे चल के आप देखते रहिएगा। सारी जो आपकी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। बास्तिल की घटना तो हो चुकी है 1789 में ही। जो बास्तिल की घटना हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। सामंती कर में आग, यानी कि जनता ने एक काम और कर दिया बहुत बढ़िया। क्या किया कि सामंत के जो रजिस्टर थे जिसमें ये लिखा होता था कि 5 रुपए इससे लेना, 10 रुपए इससे लेना, उसको जला दिया। ये काम कर दिया। और क्या किया, 26 अगस्त 1789, 26 अगस्त 1789 मानवाधिकारियों की घोषणा कर दी गई। मानवाधिकारों मतलब क्या होता है? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स दरअसल एक ऐसे राइट्स होते हैं जो पूरी इंटरनेशनल फॉलो होते हैं। हालांकि वहां पे बात ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनली नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे इतना डेवलपमेंट अभी कहाँ है। वहां पे बात देश में मानवाधिकारों की हो रही है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स होते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल नंबर 35, वैसे ही जो है मानवाधिकारों की घोषणा हो रही है। कहाँ पे? संविधान सभा के द्वारा। राष्ट्रीय सभा जिसको घोषित किया गया था, राष्ट्रीय सभा ही तो बनी थी, नेशनल असेंबली संविधान सभा, तो उसी ने जो है मानवाधिकारों की घोषणा की 26 अगस्त 1789 में, जिसमें लिखा था कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 31B जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन चुका है। फिलहाल की मैं यहाँ पे अब आगे बढ़ता हूं। चर्च अब पोप नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति। मतलब क्या हुआ? अब चर्च को पोप नहीं कंट्रोल करेगा रोम से बैठ करके। अब चर्च जो है देश की संपत्ति हो चुका है, और वहां के जितने भी पादरी थे उनकी संपत्ति को अधिग्रहण कर लिया गया, स्टेट के द्वारा जब्त कर लिया गया। और अब से चर्च का काम वही करेगा जो चुनाव होकर के आएगा और जो है शपथ लेगा। अब जो शपथ लेगा वो कहलाएगा ज्यूरर, और जो शपथ नहीं लेगा वो कहलाएगा नॉन ज्यूरर। यानी कि अभी पुराने ठर्रे पे चल रहे हैं नॉन ज्यूरर वाले, ज्यूरर वाले तो मान गए। ठीक है, ये काम चल रहा था। आगे क्या हुआ? 1791 में संविधान स्वीकृत, जबकि आगे कानून व्यवहारिकता सभा बनाएगी। अब यहां पे बात समझिए। अब जो है राष्ट्रीय सभा ने अपने जब संविधान बना लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, तो अब नेशनल असेंबली या संविधान सभा का क्या काम? तो संविधान सभा यहाँ पे अपने आप को भंग कर लेगी, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी हुआ था। तो यहाँ पे संविधान सभा अपने आप को भंग कर लेगी, और यहाँ से जिम्मेदारी किसको सौंप दी जाएगी? व्यवस्थापिका सभा, यानी कि एग्जीक्यूटिव असेंबली। ये क्या होती है? जैसे अपने देश में विधानसभा होती है, वैसे जो है वहां पे व्यवस्थापिका सभा बनाई गई, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहाँ से आगे का कानून का काम लेजिस्लेटिव असेंबली देखेगी, और पूरे फ्रांस को पुराना जो सिस्टम था उसको तोड़ करके नए सिस्टम में बांधा गया, जिसमें जो है 83 विभाग यानी कि 83 डिपार्टमेंट बनाए गए पूरे देश में। आगे क्या हुआ? आगे जो है इस व्यवस्था, अब देखिए जब लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही है तो वहां पे एमएलए एमपी बैठेंगे, तो एमएलए एमपी का चुनाव कौन करेगा? चुनाव करेंगे वहां पे दो लोग। कौन दो लोग? एक एक्टिव लोग, एक नॉन एक्टिव लोग, यानी कि एक सक्रिय लोग, एक निष्क्रिय लोग। सक्रिय लोग कौन होते हैं? सक्रिय लोग वो लोग होते हैं जो 25 की एज पूरी कर चुके होते हैं, यानी कि 25 साल की उम्र, और साथ ही में जो है 3 दिन का कर देते हैं, यानी कि अपने 3 दिन की आय का टैक्स अगर सरकार को देते हो तो तुम वोट कर पाओगे एक्टिव रूप से। अब आप कहोगे तो बड़ी बेकार व्यवस्था है। हाँ, बेकार व्यवस्था है। इसमें महिलाओं को वोट का कोई अधिकार नहीं था, मैं आपको बता दूं। अच्छा, निष्क्रिय में कौन आते थे? निष्क्रिय में आते थे पैसिव वाले लोग, जैसे एक था एक्टिव जो था सक्रिय, एक था पैसिव जो था निष्क्रिय। इसमें महिलाएं भी आती थी। महिलाओं को किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया था, ये पहले आप सुनिए मेरी बात को, जो कि आपकी बुक में नहीं मिलता है। और निष्क्रिय में आते थे गरीब जनता, यानी गरीबों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। वोटिंग का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो टैक्स देते हो, यानी कि पैसों से समृद्धशाली हो, और दूसरी ओर 25 साल उम्र हो गई हो। महिलाओं को कोई राइट्स नहीं होता था। महिलाओं को यह समझा जाता था कि जो उनका जो हस्बैंड करेगा वही ठीक होगा। तो ये वहां पे चल रहा था। हालांकि इस प्रथा जो है हर जगह पे है। अगर आप इंडिया का इतिहास भी पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ ऐसे ही है। फिलहाल हम यहाँ पे फ्रांस के मुद्दे पे आते हैं। द्वितीय चरण, अब देखिए मैंने आपको प्रथम चरण बता दिया जिसमें था क्या? संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में दूसरा स्टेप आ रहा है, दूसरा फेस आ रहा है, जिसका नाम है द्वितीय चरण, मैंने दिया है। द्वितीय चरण में क्या हुआ? द्वितीय चरण में उग्र गणतंत्रवाद का स्थापना होती है। यानी कि देखिए संविधान तो चला गया, साइड हो गया। अब जो नए नए व्यवस्थापिका में लोग बैठे हैं, एमएलए एमपी, वो एकदम कट्टर गणतंत्रवाद लाएंगे। ऐसा ये क्या करेंगे? तो सुनिएगा क्या करेंगे।
ये जो है जो व्यवस्थापिका सभा थी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो अस्तित्व में आ गई। राष्ट्रीय सभा भंग हो गई, नेशनल असेंबली भंग हो गई, क्योंकि देश का संविधान बन चुका है। अब जो व्यवस्थापिका सभा होगी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसमें कुछ लोग राइट में बैठेंगे, कुछ लोग लेफ्ट में बैठेंगे। जैसे आज अगर नहीं कहते हो कि लेफ्ट विंग का है, ये राइट विंग का है। अगर आप सरकार को, जो सत्ता में सरकार उसका सपोर्ट करते हो, तो कहा जाता है कि आप राइट विंग के हो। अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करते हो तो कहा जाता है कि आप लेफ्टिस्ट हो, यानी कि लेफ्ट विंग के हो। यह अवधारणा सबसे पहले फ्रांस से आई थी, आपको पता होना चाहिए। हाँ, वहां पे जो है जब व्यवस्थापिका सभा बनी थी, तो उसमें जो है कुछ लोग लेफ्ट विंग में बैठते थे, कुछ लोग राइट विंग में बैठते थे। वहां जो लेफ्ट विंग में बैठते थे वो राजतंत्र को सपोर्ट करते थे, यानी मोनार्की को सपोर्ट करते थे, जबकि राइट विंग में बैठते थे वो परिवर्तनवादी को सपोर्ट करते थे, क्रांतिकारी थे। अब जो राइट विंग में बैठते थे वो परिवर्तनकारी थे। अब इस पर जरा ध्यान दीजिए कि परिवर्तनकारी जो थे उनमें दो व्यक्ति शामिल थे। एक थे जीरोदिस्ट का ग्रुप, जैसे वहां पे क्लब बने थे, एक जीरोदिस्ट थे, एक थे जैकोबिन्स। जैकोबिन्स और जीरोदिस्ट ये रेडिकल चेंज के सुधारक थे, मतलब ये क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन लाना चाहते थे। लेकिन उसमें भी दो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, एक जीरोदिस्ट, एक थे कौन, जैकोबिन्स। ये दोनों क्लब थे। अब इनके बीच में देखिए लड़ाई चालू होगी। अब यहां पे होता यह है कि जब व्यवस्थापिका बन जाती है तो ऑस्ट्रिया के वार शुरू हो जाता है। अप्रैल 1792 में हमारा वार शुरू हो जाता है, किससे? ऑस्ट्रिया से। वार का कोई कारण होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रटाने वाला नहीं हूं कि आपको बस रटा दूं। तो ऑस्ट्रिया वार का कारण यह था कि जो राजतंत्र था, जैसे जो राजतंत्र के जो शरणार्थी थे, वो उनको कह दिया गया था कि आप जो है राजतंत्र के व्यक्तियों को अपने यहाँ पे स्टे, यानी कि अपने यहाँ पे रोकने मत देना। जबकि ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था, उनको पनाह दे रहा था। अच्छा, यहाँ पे ऑस्ट्रिया ऐसा, ये बार बार ऑस्ट्रिया खेल में आ क्यों रहा है? इसके पीछे कारण है कि लुई 16वां की जो पत्नी थी मेरी अंतोनेट, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ये कारण था। तो ऑस्ट्रिया जो है उनको पनाह दे रहा था, किसको? राजतंत्र के लोगों को, जो फ्रांस के थे। फ्रांस इसका कट्टर विरोधी था, वो कहता था ऐसा मत करो। ऑस्ट्रिया मान नहीं रहा था। इसके चक्कर में बदनामी किसकी हो रही थी? राजा की। फ्रांस के लोग ये सोच रहे थे कि राजा अभी भी मिला हुआ है ऑस्ट्रिया से, इसलिए वहां पे पनाह दी जा रही लोगों को। तो अब राजा और बदनाम होगा, और जब राजा बदनाम होगा तो राजा का भी कुछ किया जाएगा इंतजाम। अब यहाँ पे जो प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध चला, इसमें जो है ये युद्ध स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है आगे चल के क्या होता है? आगे चल के होता ही है कि व्यवस्थापिका सभा के जो नए चुनाव हेतु से 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम संविधान अधिवेशन होता है। अब यहाँ पे एक नए हीरो की एंट्री होनी जा रही है, जो आपके बीच बहुत डाउट का सवाल रहता है कि नेशनल कन्वेंशन क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि व्यवस्थापिका बन चुकी है, संविधान भी बन चुका है। अब यहाँ पे जो है नेशनल कन्वेंशन आती है। आप कहोगे सर आ क्या रही है? इसलिए रही है क्योंकि अब देश में चुनाव होने हैं फिर, क्योंकि सरकार दूसरी बनानी है, वही थोड़ी ना चलती रहेगी। लेकिन ऐसा फ्रांस को काम मंजूर है, यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नेशनल कन्वेंशन ने अधिवेशन अपने चालू करेगी कि चलिए भैया विचार करते हैं अगला किसको बनाना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि वहां पे दो क्लब बन चुके हैं पहले ही, जिसमें एक है जैकोबिन्स, एक है जीरोदिस्ट। अब यहां पे होगा ये, जो जैकोबिन्स हैं उनकी आइडियोलॉजी को जरा समझिए। तो जब आप जैकोबिन्स की आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास करोगे तो आप पाओगे कि जो जैकोबिन्स थे वो अनुशासित और संगठित रहते थे, मतलब एकदम डिसिप्लिन्ड एंड संगठित, यानी कि यूनाइट होकर रहते थे। जबकि जो जीरोदिस्ट जो थे वो शिक्षित थे, उनके पास किताबी ज्ञान ज्यादा था, लेकिन उनके पास जमीनी ज्ञान नहीं था। मतलब वो कभी भी राजनीति नहीं किए थे, पॉलिटिक्स नहीं किए थे। इसलिए जैकोबिन्स एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, जबकि जीरोदिस्ट के पास अच्छा खासा ज्ञान था। अब इसके कुछ नेता तुम्हें बता देते हैं ताकि तुम्हारी बुकों में जो है उनके नाम मिलते हैं। जैसे जैकोबिन्स में जो कट्टर नेता थे उनका नाम था दांते। जाते ने जो है डिवाइन कॉमेडी एक बुक लिखी थी, आपकी बुक में अक्सर देखने को मिलता होगा, वो मैंने बता दिया। रॉब्सपीरे भी जैकोबिन्स में थे, हीटर भी जैकोबिन्स में थे। वहीं पे जीरोदिस्ट के हीरो कौन थे? जीरोदिस्ट के इसनार, मैडम रोला, बिस्ट्रो, ये सारे जीरोदिस्ट में घुसे हुए थे। ये थे दोनों ग्रुप, और दोनों की आइडियोलॉजी को मैंने आपको बताया। लेकिन ये दोनों ही गणतंत्र के हिमायती थे, मतलब रिपब्लिक दोनों चाहते थे। कोई ये नहीं चाहता कि राजा सिस्टम आए। लेकिन जैकोबिन्स जो थे वो कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी टाइप के लोग बन रहे थे, और ज्यादा क्रांतिकारी खतरनाक होती है, जैसे आपने इंडिया के केस में भी देखा होगा। तो अब यहाँ पे जो है जो जैकोबिन्स थे वो समानता चाहते थे कि इक्वालिटी हो सबके बीच में। जबकि जो जीरोदिस्ट थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो समानता नहीं चाहते थे। आप कहोगे ऐसा क्यों?
ऐसा क्या है? देखिए यहाँ पे जो, जैसे आज आज भी आप देखते होंगे कि एक जो नेता होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो जो पढ़े लिखे होते हैं वो क्या सोचते हैं कि नेता अनपढ़ क्यों सिलेक्ट हो जाता है, जबकि आज एक आम आदमी को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए सबकी एक विचारधारा होती है, क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो सीधे कहता है कि राजा बनने के लिए जो है आपको समझ होनी जरूरी है। आपके पास कितना रट्टा आप अच्छा मान लेते हो इससे लेना देना नहीं है, आपके पास समझ होनी चाहिए, हर चीज का कारण पता होना चाहिए, हर चीज क्यों हुई है, हर चीज के पीछे कारण होता है। तो ये चीज भारत को बहुत पहले पता है, इसीलिए जो इंडिया में कोई भी प्रधानमंत्री जो है कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नॉन पढ़ा लिखा व्यक्ति बन सकता है। जबकि जीरोदिस्त कहते थे कि समानता नहीं होनी चाहिए, वो कहते थे कि पढ़ा लिखा ऊपर जाना चाहिए। तो ये अपनी अपनी विचारधारा थी, ये आप निर्णय लीजिएगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि नेशनल असेंबली ने संविधान बना दिया, नेशनल असेंबली भंग हो गई। नेशनल असेंबली ने जो है व्यवस्थापिका सभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी, जिसका चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चुनाव हो नहीं पाएंगे। होगा क्या कि जो विदेशी आक्रमण, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो नेशनल कन्वेंशन है उसने काम क्या क्या किए। उससे पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा कि रेन ऑफ टेरर आता है, यानी कि आतंक का राज्य आता है। ये आतंक का राज्य क्या था, देखिए इससे पहले समझिए कि नेशनल कन्वेंशन ने किया क्या क्या। जो नेशनल कन्वेंशन बनी है ना, जो व्यवस्थापिका सभा की अधिवेशन करती है कि अगला चुनाव क्या होगा, मीटिंग जैसे होती हैं, तो नेशनल कन्वेंशन जो है वो करती क्या है। जैसे विदेशी आक्रमण जो है बेल्जियम पे अधिकार कर लिया, जैसे विदेशी आक्रमण करके इसने बेल्जियम को कब्जा कर लिया, और जब बेल्जियम पे इसने कब्जा किया तो जितने भी यूरोप के राष्ट्र थे तो वो सारे दब गए, मतलब डर गए कि ये क्या चल रहा है। जैसे मैं आपको एक मजाक बताऊं कि जब फ्रांस को जुकाम होती थी ना तो पूरा यूरोप छींकता था, तो उस तरीके का सिस्टम चल रहा था। उधर यूरोप के देशों ने अपना एक गुट बना लिया, जिसमें कौन थे, इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा, कि अगर आप फ्रांस इधर आया, क्योंकि फ्रांस जो है ना ताकतवर इमर्ज हो रहा है, तो सब डर गए, सबने एक ग्रुप बना लिया। ठीक, वो बात मैंने आपको बता दी। फ्रांस ने बेल्जियम पर अधिकार कर लिया, नेशनल कन्वेंशन में ये सब हो रहा है। राजा की मौजूदगी भी थी नेशनल कन्वेंशन के सामने। एक समस्या और थी क्या, कि राजा की मौजूदगी अभी भी है देश में, क्योंकि भी राजा मरा थोड़ी ना राजा को भी कुछ हुआ। राजा के नेशनल कन्वेंशन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहला तो विदेशी आक्रमण ना हो जाए कहीं, दूसरा ये कि अभी चुनाव भी करवाने हैं, तीसरा ये जो गृह युद्ध घर में छिड़ा हुआ है, सिविल वार जैकोबिन्स और जीरोदिस्ट के बीच में। अब जो है होता क्या है कि राजतंत्र खत्म कर दिया जाता है व्यवस्थापिका सभा के द्वारा 21 जनवरी 1793 में, यानी कि अब यहाँ पे राजतंत्र का खत्मा। अब इसमें होता क्या है, लुई 16वां को फांसी दे दी जाती है। जो गिलोटिन, एक गिलोटिन नाम का यंत्र आता था, गिलोटिन, उसमें जो है आप कभी देख लीजिएगा, उससे इसको फांसी दे दी जाती है। अब इसी बीच फायदा उठाता है कौन, जैकोबिन्स। अब जैकोबिन्स क्या करते हैं, वो अमीरों पर कर लगाने लगते हैं, मतलब वो सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं जैकोबिन्स, और कहते हैं कि हम अमीरों पर कर लगाएंगे, और जीरोदिस्त को मारा जाता है। जीरोदिस्त को है पूरे देश से सुपड़ा साफ कर दिया जाता है, और जो है जीरोदिस्त को जो है, जीरोदिस्त इससे गुस्सा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जीरोदिस्त को जो है पूरी तरीके से खत्म किया जाता है, मतलब कोई विपक्षी रहेगा ही नहीं, तो कौन, फिर अपने ही लोग जीतेंगे। जैसा आप देखते हो हमेशा ही, चाहे पुराना इतिहास हो या आज का इतिहास आप देख लीजिए, रॉबस्पियर के नेतृत्व में जो है रूसो, मतलब जो रॉबस्पियर था, जो जैकोबिन्स का नेतृत्व कर रहा था, उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली, व्यवस्थापिका को अपने हाथ में ले लिया। किसने, रॉबस्पियर ने, जो किसका नेता है, जैकोबिन्स का नेता है। और रॉबस्पियर जो है रूसो से काफी प्रभावित है। रूसो ऐसा क्या लिख के गए थे, रूसो ने लिखा था जनरल विल के बारे में, यानी कि राजा जो है जो सोच लेता है वही एक जनरल विल होती है, उसी को सबको फॉलो करना चाहिए। जुलाई 1794 में जुलाई 1794 में रॉबस्पियर जो है वो कैद कर लिए जाते हैं, उनको फांसी कर दी जाती है। तो अब आप अगर देखा हो तो मैंने आपको कहा था ये दूसरा फेज था, और दूसरे फेज में हुआ क्या मैंने आपको बताया। दूसरे फेज में जो है उग्र राष्ट्रवाद चला, उग्र गणतंत्रवाद का जन्म हुआ, जिसमें रॉबस्पियर यानी कि जो जैकोबिन्स के थे उन्होंने कट्टर गणतंत्रवाद को अपनाया, और लोगों को जो 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 जीरोदिस्त थे उनको मारा, उनको जो है लाखों हत्याएं कराई। जो भी जैकोबिन्स के खिलाफ बोलता था उसको तुरंत मार दिया जाता था। एक तरीके से कट्टर उग्र गणतंत्रवाद का उदय हुआ था सेकेंड फेज में, जो सेकेंड फेज चली थी आपकी 1794 तक। आगे वो क्या होता है, आगे जो है जब ये रॉबस्पियर था उसको कैद कर लिया जाता है, उसको फांसी दे दी जाती है। अब जो है एक उदारवादी रिएक्शन मिलता है जिसका नाम था थर्मिडोरियन। ये थर्मिडोरियन जो है उदारवादी कुछ नेता थे जो रिएक्शन करते हैं जैकोबिन के खिलाफ,
क्योंकि जैकोबिन जो है मारा जा चुका, रोब्सपियर मारा जा चुका है जैकोबिन का नेता, तो अब नॉर्मल हो गया ऐसा मामला। अब जो है कुछ नेता जो है थर्मिडोरियन रिएक्शन करते हैं। उसमें होता क्या है कि जैकोबिन को अवैध घोषित कर दिया जाता है, यानी कि इलीगल है अपने देश में, इतना घटिया काम किया। लेकिन ये थर्मिडोरियन जो रिएक्शन था नेताओं का, ये भी कुछ ढंग का था नहीं। इसमें कीमतें बढ़ गई देश में और विद्रोह दबाए गए, कुछ ये कंट्रोल नहीं कर पाए। विद्रोह पूरे देश में हुए, उनको भी दबा दिया गया, कीमतें भी बढ़ गई चीजों की। तो ये उदारवादी नेताओं का ग्रुप था थर्मिडोरियन, और उन्होंने रिएक्शन किया जैकोबिन्स के खिलाफ। अब होता क्या है कि नेशनल जो कन्वेंशन थी उसके सामने मैंने आपको बताया कि नेशनल कन्वेंशन अभी चुनाव करवा ही नहीं पाई है, मतलब अगला नेता किसको बनाना ये अभी चला ही नहीं हो पाया है। इतने बीच में सारा कांड हो गया, रेन ऑफ टेरर हो गया। अच्छा, ये जो शासन था ना इसका रोब्सपियर का, इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी कि आतंक का शासन। इसके बाद कौन आए थे? थर्मिडोरियन रिएक्शन हुआ था। अब यहाँ पे जो है आते हैं आपके, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि नेशनल कन्वेंशन जो थी उसने काम क्या क्या किए थे फ्रांस में। तो मैंने आपको बता दूं कि फ्रेंच को जो नेशनल लैंग्वेज थी वो नेशनल कन्वेंशन ने बनवाई। कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स नहीं दे पाता तो उसको जेल जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। ग्राम, लीटर और मीटर में जो है यूनिटें निर्धारित की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था अपनाई गई, जो आजकल इंडिया में चलती है, राशन कार्ड सिस्टम। मुआवजा देने के लिए जो है कई तरीके के टैक्स इंट्रोड्यूस करे गए। फॉर एग्जाम्पल युद्ध कर, धनवान कर, यदि आप धन कमाते हो तो धनवान कर दीजिए। धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई गई, यानी कि सेकुलरिज्म अपनाया गया। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करोगे। हालांकि सेकुलरिज्म दो टाइप का होता है। जैसे अगर आप देखो तो कोई देश ऐसा होता है जो सभी धर्मों को सम्मान करता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जबकि कोई धर्म ऐसा होता है जो किसी भी धर्म को सम्मान नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस। तो ये क्या है? सेकुलरिज्म दो तरीके का होता है, नेगेटिव सेकुलरिज्म, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। यानी कि छोड़िए, आगे बढ़िए। तृतीय चरण, तृतीय चरण क्या था? अब मैंने आपको बताया कि कहानी आ चुकी है थर्मिडोरियन तक। अब तृतीय चरण में क्या होगा कि सरकार एक बनेगी। अब फ्रांस में जो है कायदे की एक सरकार बनेगी जिसका नाम होगा डायरेक्टरी। अब यहां से शासन किसका चालू होगा? डायरेक्टरी का शासन चलेगा 1794 से 1799 तक। डायरेक्टरी का शासन कब तक चलेगा? 1794 1799 तक। ये तृतीय चरण में बताने जा रहा हूं आपको, क्रांति का थर्ड फेज ऑफ द फ्रांस रिवॉल्यूशन, डायरेक्टरी का शासन। इसमें होगा क्या? इसमें दरअसल जितने भी नेता खूंटा बनेंगे वो सब अनुभवहीन होंगे, अयोग्य होंगे, भ्रष्टाचार होंगे, करप्शन बहुत तरीके से, अयोग्य है, कोई इनके पास अनुभव नहीं है, नेता बन गए हैं कल के। तो एक संविधान का निर्माण कर कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, यानी कि ये जो है फिर एक संविधान का निर्माण करेंगे और कार्यपालिका का उत्तरदायित्व जो है, यानी कि जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो है उसका जो उत्तरदायित्व है किसको दे दिया जाएगा? संविधान में लिख दिया जाएगा कि आप 5 सदस्यीय एक निदेशक मंडल बनाया जाएगा। 5 सदस्यों का, 5 मेंबर का एक निदेशक मंडल बनाया जाएगा, जो है हर 3 महीनों में उसमें 5 अधिकारी होंगे। 5 सदस्यीय निदेशक मंडल होगा जिसमें से प्रत्येक अधिकारी हर 3 महीने के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा और 1 वर्ष में उस अधिकारी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये लिखा गया था उस संविधान में, जो नया किसने बनाया? डायरेक्टरी ने बनाया। 1794 जब डायरेक्टरी की सरकार आई। आगे क्या होता है? आगे जो है इसी के शासनकाल में एक आदमी था बड़ा खूंखार टाइप का, जो आगे चल के जो है फ्रांस की कमान संभालेगा, जिसका नाम आपने सुना होगा, इंडियन नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इतना खतरनाक आदमी था, इसने काफी चीजों को जीता। अभी इसके बारे में आपको बताता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट जब डायरेक्टरी की सरकार चल रही थी उस समय सेनापति था, सेना का। जैसे कोई भी सेनापति होता है अगर वो काफी पावरफुल वाले काम करता है, जैसे मान लीजिए सरकार तो कुछ कर ना पा रही थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस को खुश किए हुआ था। फ्रांस की जनता काफी उससे खुश थी कि नेपोलियन बोनापार्ट की कमान में जो है फ्रांस जिस पे पाए उस पे आक्रमण कर देता है और तुरंत जीत लेता है, 1 सेकंड में युद्ध खत्म कर देता है। ऐसा क्या है नेपोलियन बोनापार्ट में? अंत में कमान किसको संभाल दी जाती है? नेपोलियन बोनापार्ट की। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि सैन्य शासन कभी भी जो है पॉलिटिकल शासन नहीं हो सकता है। सेना को हमेशा राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए, इतना ही सही रहता है। जैसे आज पाकिस्तान की दशा देख लो ना, ये जानता ही नहीं था फ्रांस, और फ्रांस की जनता ने बेवकूफी कर दी। और जब बेवकूफी कर दी तो हालांकि ऐसा नहीं था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ नहीं किया। नेपोलियन बोनापार्ट भी जो है पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए था कि वो अपनी सत्ता पे हासिल कर ले, और उसको ये मौका मिल भी गया। उसने जो है चतुर्थ चरण, 4th फेज में मैं आ चुका हूं। अब 4th फेज है ग्रेट नेपोलियन की, यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका अब युग चालू होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ये जो है फ्रांस में आएगा और जो भी राजा डायरेक्टरी होगी वहां से भाग जाएगी। डर से किसके? नेपोलियन बोनापार्ट के। और नेपोलियन बोनापार्ट 1799 से
1814 तक फ्रांस पे शासन करेगा। और ये फ्रांस का महान मतलब एक तरीके से समझ लीजिए सम्राट है, जिसको युगों युगों तक याद किया जाएगा, क्योंकि इसने कुछ काम ही ऐसे किए थे। क्या काम इसने ऐसे किए थे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसने 1799 में डायरेक्टरी का अंत कर दिया, यानी कि डायरेक्टरी अब कुछ नहीं रहेगी, और फ्रांस का पहला काउंसलर बन बैठा। समझे? पहली जो है 1799 में पहली फुर्सत में इसने किसको निकाला? डायरेक्टरी को, कि बाहर। लेकिन अब जनता ने सोचा कि ये तो बढ़िया नेता आ गया, कि अब जो है अब तो नेपोलियन बोनापार्ट का युग चालू हो गया, यानी कि ये सम्राट वराट बनेगा नहीं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने पलटी खा ली। कब? 1804 में इसने खुद को जो है सम्राट घोषित कर लिया, यानी कि अब ये सम्राट बन गया। और फिर चालू हो गई क्या? तानाशाही। लेकिन ये तानाशाही कैसी थी? सोशलिस्ट, साम्राज्यवादी, यानी कि इसकी साम्राज्यवादी नीति थी। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट हो जाए जितना बड़ा लड़ने में वो, लेकिन इसके पास धैर्य नहीं था, और यही इसके लिए सबसे बड़ा काल बनता है। क्योंकि जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होगा, वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी जीत क्यों ना ले, वो अंत में गड़बड़ कर ही डालेगा। यही करेगा नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा खासा साम्राज्य बना करके इसने सत्यानाश मिला दिया। देखिए कैसे बनाया, क्योंकि इसकी नीति जो थी ना साम्राज्यवादी थी। मतलब ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। एक पे अटैक किया, दूसरे पे अटैक किया, देखिए कैसे ही जीतता है अपने युद्ध को। अब 1804 में अपने आप को सम्राट घोषित कर लेता है। ये अपनी पहली पीनल कोड बनाता है, जैसे आप सुनते हो ना इंडियन पीनल कोड, ताजरात हिंद, तो ये उसी तरीके से फ्रांस पीनल कोड यानी कि एफपीसी इंट्रोड्यूस करता है फ्रांस में। और नेपोलियन की संहिता ये कहलाती है, यानी कि जो नई विधि थी वो नेपोलियन की संहिता कहलाती है। अब ये करता क्या है? इटली के राजा का जो है पदभार ग्रहण कर लेता है, या और ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लेता है। यानी कि इटली को भी जो है, पहले तो इटली के साथ ये साइन करता है कि चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हारे हिसाब से जो है काम चलाएंगे, और पोप के साथ साइन कर लेता है। लेकिन थोड़े देर बाद जो है ये पलटी मार जाता है और इटली के राजा का पदभार ग्रहण कर लेता है। इटली के, समझ रहे हो? ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लेता है, मतलब ऑस्ट्रिया के साथ पैक्ट साइन कर लेता है। हालांकि ऑस्ट्रिया को हराने के बिल्कुल कगार पे आ गया था, लेकिन साइन कर लेता है कैसे भी। अच्छा, इसको साइन करना ना खराब लगता है, मतलब किसी के साथ जीतना बढ़िया है, लेकिन साइन मतलब समस्या को जो है सीधा निदान यही है कि उसको खत्म कर दो। ये इसकी माइंडसेट है, इसके दिमाग में ये घूमता है, और ये कभी भी जो है साइन को एक तरीके से अपनी बेइज्जती मानता है। तो ऑस्ट्रिया के साथ इसने साइन कर लिया और इटली को हरा दिया, और वहां का राजा का पद ग्रहण कर लिया। जर्मनी को भी रौंद दिया। हाँ, जो ये जर्मनी है ना, उसको भी रौंद दिया। और इसका भाई था जिसका नाम था जोसेफ बोनापार्ट, उसके साथ जो है राइन की संधि की, और जर्मनी का पार्ट किसको दे दिया? अपने भाई को दे दिया। फिर ये क्या करता है? रूस के साथ भी अटैक करता है। जो रूस उस समय सोवियत संघ था, उसके साथ भी अटैक करता है, और तिलसिट की संधि की जाती है। जैसे आपको पता हो 1807 में तिलसिट की संधि की गई थी, किसके साथ? रूस के साथ। अब आपको कोई जैसा जरा इसको इंडिया से कनेक्ट करो, तो इंडिया से कनेक्ट कर देते हैं। इंडिया में अगर आपको पता हो, अंग्रेज जो है वो हमेशा फ्रांस से डरते रहते थे। जैसे जब 1807 में रूस से युद्ध हुआ था, तो आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, यानी कि विश्व के इतिहास में जब आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रांस था, जब उसने तिलसिट की संधि की थी रूस के साथ, तो इंग्लैंड इधर इंडिया में बहुत डर रहा था। इंग्लैंड ने जो है पता क्या किया? इंग्लैंड ने अपने लोगों को भेजा था कि जरा अफगानिस्तान में जरा मोर्चाबंदी करो, वहां पे बैरिकेडिंग लगाओ, ताकि ऐसा ना हो कि फ्रांस और रूस के चक्कर में हमारा इंडिया कॉन्टिनेंट में भी ये लोग आ जाएं। तो ये जो है डरा हुआ था, किससे? फ्रांस। इंग्लैंड भी डरा हुआ था फ्रांस से, किधर? इंडिया में डर रहा था, इसलिए इसने अफगानिस्तान तरफ भेजा था। इसलिए रणजीत सिंह और पंजाबी जो बार था वो इसी समय हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे इंडिया की हिस्ट्री, तो ये तिलसिट की संधि से डर रहा था कि ऐसा ना हो कि रूस और फ्रांस ये जो युद्ध लड़ रहे हैं इंडिया के ऊपर, ये कहीं नीचे ना सरक आए। इससे डर रहा था। तो तिलसिट की संधि होती है 1807 में रूस से, और रूस ही काल बनेगा इसके लिए। आगे चल के क्या होता है? अब जो है जब इसने सबको जीत लिया, रूस, ऑस्ट्रिया, इटली, सब प्रिसा, ये सबको जब जीत लिया, अब अंत में बारी आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड को हराने के लिए ये देखिए क्या करता है। हालांकि दिमाग तो इसके पास था, क्योंकि इंग्लैंड को ये जानता था कि इंग्लैंड की जो नेवल पावर है, यानी कि जो जल सेना है, वो बहुत ही पावरफुल है। इंग्लैंड की नेवल पावर के सामने किसी की नेवल पावर टिकती नहीं थी। तो ये समझ गया कि इंग्लैंड को अगर हराना है तो ऐसे ना हराओ, जैसे इसको दिमाग से हराओ। कैसे दिमाग से हराओ? दिमाग से हराने का तरीका ये है, किसी को अगर बर्बाद करना है तो सीधी बात उसका पैसा छीन लो। जब पैसा ही नहीं रहेगा इंग्लैंड के पास, तो ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। उसने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर। जब इंग्लैंड के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा, तो इंग्लैंड के पास पैसा ही नहीं रहा। अब इंग्लैंड के ऊपर जब पैसा ही नहीं रहा, तो उसके आसपास के जो पड़ोसी थे, फॉर एग्जाम्पल स्पेन, ऑस्ट्रिया, प्रेसा, रूस, इन्होंने कहा यार व्यापार कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे तो पैसा कैसे चलेगा, मतलब कैसे चलेगा काम। तो इसने कहा हमें क्या मतलब, तो मतलब नहीं। तो फिर रूस और ये जितने भी देश थे, रूस हो गया, प्रेसा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इन्होंने जो है दोबारा अटैक करने की सोची। किस पे? फ्रांस पे। और इन्होंने जो है
सम्मिलित हराया। मतलब इन तीनों ने जो है, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस ने इनको मिलके हराया। किसको? फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट को। लेकिन ये शुरुआत होती कहाँ से हारने का इसका सिलसिला? हारने का सिलसिला इसका चालू होता है मास्को अभियान से। मास्को अभियान क्या था? मास्को अभियान दरअसल 1812 में चालू हुआ था। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट मास्को अभियान में रूस चला जाता है। जब रूस जाता है नेपोलियन बोनापार्ट 1812 में, तो ये जो है वहाँ पे देखता है कि लोग जो है लड़ने के लिए कोई खड़ा ही नहीं है। जैसे आपको रूस के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो रूस एक ठंडा प्रदेश है, यानी कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है ठंडी में रहते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपना पैर पे कुल्हाड़ी कब मारता है? जब ये मास्को अभियान चालू करता है 1812 में। मास्को अभियान में रूस ने एक बहुत बढ़िया विद्वानता खेली। वो क्या खेली कि मास्को अभियान में जब ये मास्को पे, जैसे मास्को रूस की राजधानी है, जब ये अटैक करने गया तो वहां से जो सेना थी ना वो साइबेरिया चली गई। जैसे आपको अगर पता हो कि रूस में दो जगह हैं, एक ईस्ट रूस है, एक वेस्ट रूस है। तो सेना जो है वेस्ट रूस में जो है ठंडी बहुत तेज पड़ती है, और सेना ने क्या किया, वहां के राजा ने क्या किया, सबने जो है शिफ्ट कर लिया कहाँ? ईस्ट में। अब जब ये वहां पे गया तो इसको वहां पे कोई लड़ने वाला मिले ही नहीं। मतलब कितना बढ़िया तरीका। और जब लड़ने को मिला नहीं, अब उस समय कोई हेलीकॉप्टर तो चलते नहीं थे कि 2 सेकंड में आ जाओ फ्रांस में। अब ये बेचारा वहां पे बड़ा पछताया कि यहाँ पे तो कोई लड़ने वाला मिला ही नहीं। और जब लड़ने वाला मिला ही नहीं तो इतनी दूर से तय करके आया। इसने सोचा कि 2 महीने और रुक जाओ, देख लें शायद कोई बाहर निकले तो हम लड़ लें। ये निकला बेवकूफ। क्या इसको तुरंत ही लौट आना चाहिए था, जबकि ये लौटता है कब? 2 महीने बाद, कि लड़ने को शायद, और वहां पे कोई निकलता ही नहीं है लड़ने के लिए। अब इसकी जो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा इसको नुकसान होता है। 6 लाख सेना लेके गया था, और जब 6 लाख सेना को खिलाओगे पियाओगे क्या? अच्छा, यहाँ पे एक पॉलिसी और हम आपको नेपोलियन बोनापार्ट की बताते हैं। इसकी पॉलिसी हमेशा ये रहती थी कि मारो खाओ, मतलब कि जितना भी नुकसान होगा वो सामने वाले से लेंगे। लेकिन यहाँ तो नुकसान ही नहीं कर पाया, तो मारा खाएगा क्या? तो अंत में क्या होता है कि इसके 6 लाख में से 5 लाख सैनिक मारे जाते हैं, वहीं पे भूख से मर जाते हैं, खाने को नहीं मिलता है। अंत में नेपोलियन बोनापार्ट की दशा बिल्कुल बेकार हो जाती है। मास्को अभियान इसका सबसे बड़ा चुतियापा था, बेवकूफियत इसने कर दी थी, जिसके कारण जो है ये इसकी दशा ये हो गई। अब जब ये वापस लौटता है तो ये पाता है कि और भी लोग आ रहे हैं इससे लड़ने के लिए। एक तो सेना वैसे भी लूज कर चुका है। देखिए अब यहां से आपको सीख क्या मिलती है कि वार हमेशा तब करना चाहिए जब थोड़ा गर्म हो। अब ये बेवकूफ देखिए, एक तरफ से हार के आ रहा, दूसरी तरफ इधर भी लोग खड़े हैं लड़ने के लिए। अब ये कह रहा है लड़ेंगे कैसे? अब यहाँ पे संयुक्त सेनाएं ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस तीनों आक्रमण कर देते हैं, और फाइनली इसको जो है वाटरलू के मैदान में 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ भेज दिया जाता है? सेंट हेलेना द्वीप पे। ये सेंट हेलेना आइलैंड कहाँ पड़ता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेंट हेलेना आइलैंड जो है वो ब्लैक ओशियन में पड़ता है। आप कहोगे ब्लैक ओशियन कौन सा है? ब्लैक ओशियन हम अंध महासागर को कहते हैं, यानी कि जो साउथ अफ्रीका में अगर आप नीचे देखोगे तो एक सेंट हेलेना द्वीप पड़ता है, सेंट हेलेना आइलैंड। तो आप मैप में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वहां पे इसको निर्वासित कर दिया जाता है। अंत में 1821 में 1821 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने इसे जहर देकर मार दिया था, हालांकि अपने को क्या लेना देना, पढ़ते रहो। आगे चल के सेना, अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की कुछ तारीफ कर ली जाए। क्या तारीफ कर ली जाए? इसने सेना खर्च जो है वो हमेशा पराजित व्यक्ति से निकाला है। मतलब जितना भी लड़ाई लड़े हैं ना, वो सब हारने वाले से वसूल करेंगे बाद में। ये इसका पहला उद्देश्य था। इसने एक और काम बहुत बढ़िया किया, बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया। जो आज बैंक ऑफ फ्रांस आप देखते हो ना, दुनिया का सबसे बड़ा नाम में से एक आती है, उसका भी गठन नेपोलियन बोनापार्टे करके गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस, देखिए इसने जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस का गठन किया, मतलब इंस्टीट्यूशन बनाया एक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा तक। लेकिन इसका एक नुकसान है, इसने महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं भेजा। महिलाओं को पढ़ने के लिए किस पे भेज दिया? पंडितों पे, पादरियों पे, वहां पे पढ़ो जा करके। महिलाएं वहां पे पढ़ेंगी, जबकि पुरुष लोग जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस में पढ़ेंगे। और ये फ्रांस का जो इंस्टीट्यूशन था, ये निम्न श्रेणी से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो प्रोवाइड कराता था नेपोलियन बोनापार्ट का बनाया गया इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसमें खराबी और थी, महिलाओं को तो शिक्षा मिलती नहीं थी, साथ में जो है वहां पे अंधभक्ति पढ़ाई जाती थी। अंधभक्ति कैसी होती है? जैसे कि आप हर देश में देखते होंगे, अंधभक्ति का मतलब ये होता है कि आप किसी के कट्टर एकदम प्रशंसक बन जाएं कि हाँ हम बस इसी के भक्त हैं, इसकी हम बिल्कुल आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल खतरनाक होता है किसी भी लोकतंत्र के लिए। जब तक आप चुनाव में वोट नहीं करते हो तब तक जो है आप पार्टी के साथ रहिए, किसी भी नेता के साथ रहिए। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाए तो आपको जो है ईमानदारी से खड़ा होना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। जहां पे सरकार गलती करे वहां पे आलोचना करें, ना कि अंधभक्त बने। इसीलिए डेमोक्रेसी का लॉस होता है, लोकतंत्र विफल हो जाता है कई देशों में। लेकिन ये लोगों को समझ ही नहीं आती है। समझ क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनके पास जो है समझ ही नहीं है किसी भी चीज की। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से।
तो यही चीज इसने भी की कि अंधभक्ति लोगों को सिखाना चालू किया, जैसे आजकल की सरकारें भी करती हैं, बस सोर्स बदल गया है। आजकल न्यूज टेलीविजन के माध्यम से अंधभक्ति पढ़ाई जाती है, अखबारों के माध्यम से अंधभक्ति पढ़ाई जाती है, पैसा देकर वसूली की, पैसा देकर अपने खिलाफ अपने पक्ष में खबरें छपाई जाती हैं, डिसीजन बदलवाए जाते हैं। ये सब क्या है? उस समय भी व्याप्त था, आज के समय में भी व्याप्त है। आप थोड़ा विचार कीजिएगा इस पे। नारी शिक्षा धार्मिक पर छोड़ दिया, या जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसको बताने की जरूरत है नहीं। कैथोलिक कॉनकॉर्डेट 1808 में पोप का आक्रमण कर दिया। मतलब पहले तो इसने कैथोलिक यानी कि जो चर्च था उसके साथ पैक्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। बाद में पलटी मार गया, इसने रोम पे भी आक्रमण कर दिया। पहले इसने संधि की थी कॉनकॉर्डेट के आधार पे, किससे? कैथोलिक से। लेकिन 1808 में ये तो इटली को राजा बन बैठा था, तो वही वाली कहानी है, इसमें कुछ नया नहीं है। फाइनली अब आप कहोगे सर नेपोलियन बोनापार्ट खत्म हो गया, फ्रांस आजाद कब होगा? तो फ्रांस आजाद अभी भी नहीं होगा। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि आपकी बुकें जो है ना उसमें बहुत अधूरा काम लिखा है, जो कि समझ ही नहीं आता है, ना कि 9th की 10th बुक में समझा पाता है, ना 10th की बुक में। लेकिन मैं आपको आज 2023 तक लेकर आऊंगा। कैसे? देखिए, बर्बन वाली। अब देखिए 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना बैठा रहा। गणतंत्र तो छोड़ दो, गणतंत्र तो बहुत पहले, वो पहली बार बना था 1791 में संविधान सभा जो राष्ट्रीय सभा थी उसके द्वारा, और वहीं पे खत्म हो गया था। व्यवस्थापिका के बाद दोबारा चुनाव नहीं हो पाए, रॉब्सपियर जैकोबिन्स ने संभाल ली। उसके बाद जिन्हें कौन सा रिएक्शन हुआ था, उसके बाद जो है डायरेक्टरी ने संभाल ली। डायरेक्टरी बाद नेपोलियन बोनापार्ट आ गए। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में मर गया। अब क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट 1821 में मरा था, 1815 में फ्रांस खाली हो गया था। मतलब अब कोई नया कोई वहां पे बैठना चाहिए। अब कौन आता है वहां पे? दरअसल एक बारबन की बहाली हो जाती है। बारबन कौन है? अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो कि जो पहले राजा थे वो बारबन ही के थे, तो हाउस ऑफ बारबन दोबारा बहाल हो जाता है। यानी कि बारबन के जो राजा थे, अब इसमें लुई 16वां जो है उसी के समय क्रांति हुई थी। लुई 17वां बीच में कहीं मरा गया होगा। लुई 18वां राजगद्दी को संभालता है। कौन? लुई 18वां। कब? 1815 में। यानी कि किए करा सब पानी फिर गया। आप कहोगे कि दुनिया की क्रांति हुई, दुनिया की नौटंकी हुई, ये सब फायदा क्या हुआ कि फिर ये वही आ गया लुई 18वां? तो हाँ, ऐसे ही होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि आप जैसे मान लीजिए कोई भी चीज की शुरुआत करते हो, तो उसमें पहली बार जब आप जीरो से शुरुआत करते हो तो जीरो से होती है, लेकिन अगली बार जब आप शुरुआत करते हो तो जीरो से नहीं होती, फिर वो अनुभव से होती है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। इस बार जो लुई 18वां था वो उतना कट्टर राजा नहीं था। मतलब आप समझ गया था कि देखो हमारे परदादा ने ऐसा झेला था और इस कारण ये सब कांड हुआ, और अगर हमने भी ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। तो जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध नहीं, 1815 से 1830 तक बारबन का राज्य चलता है। बारबन कौन था? बारबन एक वंश था, एक मतलब ये इसमें राजा आते थे, लुई वाले सब यही थे। तो लुई 18वां जो है वो बारबन का एक राजा था। बारबन एक डायनेस्टी थी जिसका राजा लुई 18वां बना। और ये कब तक चला? जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 1830 तक जो है बारबन चलता रहा। जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, और जैसे जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो फिर चालू हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ही मोनार्की तो है ही है, इसमें राजा फिर आ गया। बस उसमें संविधान है, संविधान के अनुसार राजा चल रहा है, राजा तो फिर आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर चल गई 1815 से 1830 तक। कहाँ क्या चला? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। अब जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या होता है 1830 में? अभी जितनी भी मैं कहानी बता रहा हूँ एक आउट ऑफ किताब है, और बहुत सारी कहानी जो है मैं आपको बता चुका हूँ जो आपकी किताबों में नहीं लिखी होगी। इसलिए कहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिए, 100% सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। जुलाई रिवॉल्यूशन होता है 1830 में। 1830 में क्या कोई नया वंश आएगा? हाँ, नया वंश आएगा जिसका नाम है ओर्लियंस। ये ओर्लियंस नाम का एक वंश आता है, डायनेस्टी आती है जुलाई रिवॉल्यूशन में 1830 में। 1830 में रिवॉल्यूशन होता है जुलाई में। हाँ, अटके कहाँ पे? फ्रांस में। इसमें कौन बनता है? इसमें चार्ल्स 10 को रिप्लेस कर दिया जाता है लुइस फिलिप के द्वारा। आप कहोगे अबे तो कह रहे थे कि लुई 18वां था। तो लुई 18वां जो है बीच में कहीं पे था 1825 तरफ तक। 1825 से 1830 तक जो है चार्ल्स 10 था। तो ये दूसरा राजा आता रहेगा। तो चार्ल्स 10 जो कि बारबन का था उसको किसने रिप्लेस कर दिया? लुइस फिलिप ने। लुइस फिलिप किसका है? लुइस फिलिप ऑर्लियंस डायनेस्टी का है। कहां से चालू होगी डायनेस्टी? 1830 से। कहां तक जाएगी? 1848 तक। 1848 में आप कहोगे क्या फिर कुछ हो जाएगा? हाँ, फिर तख्ता पलट हो जाएगा। क्या तख्ता पलट होगा? 1848 में फरवरी रिवॉल्यूशन होता है। 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन था, 1848 में फरवरी रिवॉल्यूशन हो जाता है। इस फरवरी रिवॉल्यूशन में जो है दूसरी बार, आप कहोगे दूसरी बार ऐसा क्या हो रहा है?
आप तो कहोगे बार बार हो रहा है, बार बार राजतंत्र आ रहा है, लेकिन अब ये दूसरी बार जो है रिपब्लिक फिर बनेगा फ्रांस। आप कहोगे पहली बार कब बना था, जरा याद करो, हम तो भूल चुके। पहली बार फ्रांस रिपब्लिक बना था 1791 में। अब ये दूसरी बार कब बनने जा रहा है, 1848 में फिर रिपब्लिक बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक फिर नहीं बन पाएगा। आप कहोगे ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे होगा ये कि जो लुइस नेपोलियन बोनापार्ट था, आप कहोगे भाई एक तो मर गया, फिर कहाँ से आ गया, ये उसका कोई सगा रिश्तेदार जाति का होगा। तो लुइस नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो सत्ता संभाल लेता है फ्रांस की, और बनता है क्या, राष्ट्रपति। किसका, फ्रांस का। आप कहोगे बड़ा बढ़िया काम हो रहा है, रिपब्लिक बन रहा है फ्रांस, दूसरी बार रिपब्लिक फ्रांस बन रहा है। लेकिन ये भी गड़बड़ कर देगा। क्या गड़बड़ कर देगा, ये गड़बड़ ये कर देगा जब इसको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट जो है हम अगले कुछ ही सालों तक रहेंगे, यानी कि हमारा कार्यकाल निश्चित है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को सम्राट घोषित कर लेगा फिर। आप कहोगे बड़ा ये दुर्लभ काम है, फ्रांस की क्रांति में बार बार सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो गड़बड़ ही होगा। लुइस नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो ओर्लियन वंश को नष्ट करके, लुइस नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का बन जाएगा प्रेसिडेंट। और जैसे ही प्रेसिडेंट बनेगा, थोड़े दिन बाद ये क्या करेगा, अपने आप को घोषित कर लेगा सम्राट। यानी कि फ्रेंच जो है दूसरी बार रिपब्लिक बनते बनते फिर रह गया, फिर नहीं बन पाया, उसने फिर अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया। आप कहोगे सर ये कितने देर तक सम्राट रहेगा, ये सम्राट रहेगा 1870 तक, 20 साल शासन करेगा। 1852 से ये कार्यकाल अपना चालू करेगा, और ये दोबारा सेकेंड फ्रेंच अंपायर बिल्ड करेगा। ये दूसरा अंपायर है फ्रेंच का, एक अंपायर तो चला गया ओर्लियंस और बारबन का, अभी दूसरा अंपायर बिल्ड हो रहा है फ्रांस में। किसके द्वारा, लुइस नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। कितने सन के बीच में, ईयर्स क्या है, 1852 से 1870 के बीच में, 1852 से 1870 के बीच में। लुइस नेपोलियन बोनापार्ट इसका नाम है, और ये पहले प्रेसिडेंट बना था, जिसने बाद में अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया। जैसे इसको पता चला कि हमारा टेन्योर एक फिक्स होगा, कार्यकाल हमारा फिक्स होगा, तो इसने सम्राट घोषित कर लिया। आगे क्या होता है, आगे जो है कुछ राहत की सांस आती है। अब फ्रांस जो है तीसरी बार रिपब्लिक बनेगा, थर्ड टाइम रिपब्लिक बनेगा। तो थर्ड टाइम रिपब्लिक कब बनेगा, जब लुइस नेपोलियन बोनापार्ट हटेगा। तो लुइस नेपोलियन बोनापार्ट कब हटेगा, 1870 में। 1870 में क्या होता है कि 1870 से 1940 तक फ्रांस अच्छे तरीके से एज ए रिपब्लिक जो है गवर्न किया जाता है। थर्ड रिपब्लिक में, तीसरी रिपब्लिक की टाइमिंग क्या है, 1870 से 1940 तक, ये थर्ड रिपब्लिक की टाइम फ्रेम है। इसमें फ्रांस जो है बढ़िया से रिपब्लिक बन के रहेगा। अब हम काफी आगे भाग आए हैं, 1940। आप कहोगे 1940 का रुक गए, रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो है वर्ल्ड वार सेकेंड चालू हो चुका है। और जब वर्ल्ड वार सेकेंड चालू हो चुका है, तो जर्मनी ने, अगर आपको पता हो कि जर्मनी जो है फ्रांस पे आक्रमण करता है, और जब जर्मनी फ्रांस पे आक्रमण करता है, तो जर्मनी जो है फ्रांस के कई सारे क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेता है। जर्मनी जो है कई सारे फ्रांस के जो चीजें हैं उनको जीत लेता है। अब यहाँ पे मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी कनेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वार सेकंड भी कनेक्ट हो जाएगा, फ्रांस भी कनेक्ट हो जाएगा, जर्मनी भी कनेक्ट हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिए। इसमें होता क्या है कि जो जर्मनी का हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, वो जो है फ्रांस के ऊपर, जैसा कि आप जानते हैं हिटलर बहुत तेजी से आ रहा था ना, भागते भागते उसने फ्रांस को कब्जा कर लिया। और जब फ्रांस को कब्जा कर लिया, तो फ्रांस ने सोचा यार अपना तो कुछ बचा है मामला, वरना ये तो हिटलर है, ये तो सब कब्जा कर लेगा। तो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा जो थर्ड रिपब्लिक थी वो 1940 में खत्म हो गई थी। कैसे, क्योंकि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने इज्जत के साथ अपना इस्तीफा दे दिया था कि हमसे ये वर्ल्ड वार सेकंड ना संभलेगा, हम जर्मनी के साथ कोई भी संधि साइन करने के लिए नहीं है, हम पैक्ट कोई साइन नहीं करेंगे, अपना ये कारोबार संभालो। और वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां का जो प्राइम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, उसने इस्तीफा दे दिया था। और यहां से 1940 से क्या खत्म हो गया था, थर्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस खत्म हो गया था, फ्रांस फिर खाली हो गया। और जब फ्रांस फिर खाली हो गया, तो जब कोई खाली होगा, हमेशा याद रखो, जब भी खाली कुछ होता है तो कोई भरने आएगा। तो भरने कौन आया, बिक्की आया। ये बिक्की कौन था, बिक्की दरअसल एक गवर्नमेंट थी और एक सिटी था। देखिए समझने वाली चीज है, जब जर्मनी ने कम से कम बहुत सारे क्षेत्र को फ्रांस के कब्जा कर लिया, तो एक छोटा सा चीज बची, मतलब छोटा सा जगह बची, जिसमें क्या इसने, बिक्की ने क्या किया, इसने कहा कि हम देखो तुम्हारे साथ जर्मनी, हम तुम्हारे साथ साइन करने को तैयार हैं। किसके साथ,
जर्मनी के साथ। कौन? बिकी। ये कौन है? इसने खाली देखी है जगह। 1940 में थर्ड रिपब्लिक तो जा चुका, इस्तीफा दे दिया उसने। अब ये जगह खाली है, इसको भरने कौन आया? बिकी आया। बिकी गवर्नमेंट के जो बिकी गवर्नमेंट के जो हेड थे उनका नाम था फिलिप पिटेन। फिलिप पिटेन ने क्या किया? साइन कर लिया किसके साथ? जर्मनी के साथ। किस शर्त पे? कुछ शर्त भी तो होंगी। अब जर्मनी का हिटलर तो पावरफुल आदमी, उसने कहा देखो हम साइन तो तभी करेंगे। देखिए ये बिकी जो है हीरो माना जाता है फ्रांस का, ये बात याद रखिए। इसने जरूर दबते दबते काम किया, लेकिन कुछ काम इसने अच्छा भी किया। इसकी पूरी आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। उस परिस्थिति में जो इसने किया वो ठीक किया। अगर आप थोड़ा इसका मूल्यांकन करोगे, क्या इसने किया? इसने छोड़ के नहीं भागा। इसने कहा कि हम जो है जर्मनी तुम्हारे साथ साइन कर लेंगे, चलो मान लिया, साइन तुम्हारे साथ कर लिए, लेकिन कैसे क्या करना क्या होगा? तो इसने कहा 72,500 यहूदी हमें पकड़ के दो। किसने कहा? जर्मनी ने। तो फ्रांस के जो बिकी गवर्नमेंट थी उसने कहा दे देंगे। तो 72,500 को मरवाया किसने? बिकी गवर्नमेंट ने। आप कहोगे ये तो बड़ा खूंखार टाइप का आदमी है। हाँ खूंखार तो है। ये दरअसल जर्मनी का हिटलर मांग रहा था ना, इसलिए यहूदियों को मरवाया, 72,500 यहूदी। इसीलिए तो यहाँ की जनता जो है इसके खिलाफ हो गई थी, बिकी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो फ्रांस में चल रही थी एक छोटे से राज्य पे, जो जिसको जर्मनी ने कैप्चर नहीं किया था। ज्यादा तो जो जर्मनी कैप्चर कर चुका था। अब रूस जो है वो यहूदी, रूस और इससे फ्रांस से और कह दिया जर्मनी ने कहा कि तुम एकदम कट्टर बने रहना। किसके खिलाफ? यहूदियों के खिलाफ और रूस के खिलाफ। क्योंकि रूस जो थे वो मित्र राष्ट्रों में बैठे हुए थे, और जबकि ये जो था वो धुरी राष्ट्रों में था। अब आप कहोगे सर हमने तो कहीं पढ़ाया गया हमें कि फ्रांस मित्र राष्ट्रों के साथ था, पढ़ा रहे हो कि धुरी राष्ट्र के साथ है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको अधूरा बताया जाता है। सुनिए पूरी बात। जो फ्रांस था वो ना तो मित्र राष्ट्रों के साथ पूरी तरीके से था, ना ही जो है धुरी राष्ट्रों के साथ था। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि जो धुरी राष्ट्र थे जिसमें हिटलर आता था, हिटलर से अपनी औपचारिकता बस रखे हुए था कि ताकि हिटलर को लगे कि जो बचा खुचा फ्रांस है उस पर आक्रमण ना करे। ये इसकी प्लानिंग थी। लेकिन असली में किसके साथ था? असली में तो मित्र राष्ट्रों के साथ था फ्रांस। इसलिए आपको सही पढ़ाया जाता है। लेकिन ये दूसरा पक्ष भी याद रखिए, ये धुरी राष्ट्रों के साथ भी मिला था, लेकिन औपचारिकता यानी कि इसे दिखावे के लिए कि ताकि बचा हुआ क्षेत्र ना आप कब्जा करो। ये बिकी गवर्नमेंट के जो फिलिप पिटन थे उनकी प्लानिंग थी। अब होता क्या है, रूस यहूदी को खिलाफ एकदम कट्टर बने रहोगे, और कैथोलिक जो रूढ़िवाद है, यहाँ पे एक चीज और समझिए। यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे जो है कैथोलिक रूढ़िवाद चालू हो जाता है बिकी गवर्नमेंट में। ये जो है ऐसी कुछ नीतियां बनाते हैं जो ईसाइयों के विरुद्ध जाती हैं। अब वहां की जनता ठहरी फ्रांस की ईसाई, उसने कहा ये तो यार बिकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका फिलिप पेटन क्या कर रहा है, ये सब गड़बड़ जाला कर रहा है कि इसमें जो है कैथोलिक यानी कि ईसाइयों के खिलाफ जो है ऐसी ऐसी नीतियां तुम बना रहे हो। तो लोग जनता जो है इसके खिलाफ हो गई। और जब इसके खिलाफ हो गई तो कुछ तो भुगतान करना ही पड़ेगा। अब बिकी गवर्नमेंट ने देखिए किया क्या क्या, मैंने आपको बता दिया कि बिकी गवर्नमेंट ने कैसा रोल प्ले, बिकी गवर्नमेंट का जो हेड था फिलिप पिटेन, ये एक ऐसा रोल प्ले कर रहा था। ये सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वार ही गवर्नमेंट रहेगी बिकी गवर्नमेंट, जो एक फ्रांस के छोटे से टेरिटरी से शासन कर रही थी, जबकि मैक्सिमम शासन कहाँ किसके हाथ में चला गया था? जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था, ले लिया था, छीन लिया था। अब एंट्री होती है यहाँ पे एक और चीज की, क्या? बिकी गवर्नमेंट तो हो गई बदनाम, क्योंकि उसके कुछ हरकतें ऐसी थी। दरअसल बदनाम क्या होगी, उसकी परिस्थितियां ऐसी थी जिससे जो है बिकी गवर्नमेंट को बदनाम होना ही पड़ा, अपनी कैथोलिक कारण के कारण, यहूदियों का नरसंहार के कारण। और कैथोलिक रूढ़िवादी तो हो ही गई, रूस यहूदी के विरुद्ध खड़ा था। अब बिकी गवर्नमेंट जो है जब बदनाम हुई तो उसको जो है क्या किया गया, उसको ये किया गया कि उसको अब बदलना पड़ा। बदलना कैसे पड़ा? दरअसल अब जो है जर्मनी की हालत खस्ता हो चुकी थी। ये समय वो है 1944 का दौर है। ये 1944 में जर्मनी की सब ऐसी की तैसी हो चुकी थी, और जो है फ्रांस दोबारा ऊपर आ रहा था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मित्र राष्ट्रों में बैठा था फ्रांस। जब जर्मनी का हिटलर मारे जाने लगे, जब रिकवरी चालू हो गई, तो फ्रांस ने सोचा कि अब तो हमें बिकी गवर्नमेंट की जरूरत है नहीं। तो बिकी गवर्नमेंट ने फाइनली वहां से हट गई, और बिकी गवर्नमेंट को जो है वहां का जो हेड था फिलिप पिटेन, उस पर केस चलाया गया। और केस चलाने के बाद उसको जो है फांसी की सजा दी गई। किसको? फिलिप पिटेन को, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हीरो बना हुआ था फ्रांस का। फांसी दे दी गई। लेकिन अब कहानी को मैं रोकता हूं, आता हूं फ्रांस के मुद्दे पे, कि वहां पे जगह फिर खाली होगी फ्रांस में। अब वहां पे क्या होगा?
अब यहाँ पे वो होगा जो आज तक चल रहा है। क्या होगा? वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में जब जो है फ्रांस रिकवरी कर रहा था, जर्मनी मर रहा था, तो वहां पे दोबारा फ्रांस अपना भूभाग जो है प्राप्त कर लेता है और यहाँ पे स्थापना होती है फोर्थ रिपब्लिक की। किसकी? चौथा रिपब्लिक बनने जा रहा है। आप कहोगे सर थर्ड कब बना था? थर्ड बना था 1870 में। थर्ड कब बना था? 1870 में रिपब्लिक बना था। आप कहोगे सेकेंड रिपब्लिक कब बना था? सेकेंड रिपब्लिक बना था 1850 में। आप कहोगे फर्स्ट रिपब्लिक कब बना था? अब इतना भी भूल गए, फर्स्ट रिपब्लिक बना था 1791 में। याद करना थोड़ा कठिन है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं सारी चीजें। अब फोर्थ रिपब्लिक बनेगा फ्रांस। अच्छा, थर्ड रिपब्लिक खत्म कब हो गई? थर्ड रिपब्लिक 1940 में तो खत्म की थी, अभी बताया था। 1940 में थर्ड रिपब्लिक खत्म हो गई। फोर्थ रिपब्लिक जो है कब बनेगी? ये फोर्थ रिपब्लिक बनेगी 1944 में। किसके नेतृत्व में? तो यहां पे नेतृत्व होगा चार्ल्स डी गॉल का। चार्ल्स डी गॉल ये रेफरेंडम कराते हैं। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि आम जनता चुनाव करेगी और जो है रेफरेंडम करके जनमत संग्रह होता है। और चार्ल्स डी गॉल जो है यहाँ के जो है प्रेसिडेंट बन उठते हैं, चार्ल्स डी गॉल। अब ये जो फोर्थ रिपब्लिक है यही आज आपके वर्तमान में फ्रांस में चल रही है। और इसी के जो प्रेसिडेंट हैं आज अगर आप देखो तो जो 2017 में प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे? इमैनुअल मैक्रान। और इमैनुअल मैक्रान आज तक फ्रांस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और ये किस रिपब्लिक के सदस्य हैं? ये फोर्थ रिपब्लिक जो चालू हुई है 1944 से, तब से आज तक वही चल रही है। तो आज फ्रांस जो आज आप देखते हो उसके पीछे कितना संघर्ष है, कितनी क्रांतियां हुई, कितने लोग आए, कितने लोग मरे, कितने लोग क्या क्या हुआ, ये कितने साल हो गए, तब जाके आज जो है फ्रांस अच्छे से चल रहा है। और आज फ्रांस फोर्थ रिपब्लिक में चल रहा है, यानी कि चौथा रिपब्लिक चल रहा है फ्रांस में। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई। चार्ल्स डी गॉल ने जो है जो विकी गवर्नमेंट 1940 से 1944 के बीच में चली थी, उसकी जो डेमोक्रेसी लॉस हो गया था उसको रिस्टोर करवाया। नाजी जर्मनी और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जो नुकसान हुआ था उसका हफ्ता वसूली करवाया जर्मनी से, जो कि आपको वर्ल्ड वॉर में पढ़ाया गया होगा, वो आप जानिए, हालांकि आप समझ तो गए होंगे। नाजी जर्मनी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नुकसान हुआ चार्ल्स डी गॉल ने उसको रिकवर कराया। एंड अब जो है आपकी एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, थोड़ा ही से गलत हुआ है। आप समझिए कि आज जो आपके यहाँ पे चल रही है फ्रांस में, वो फोर्थ रिपब्लिक नहीं चल रही है, वो फिफ्थ रिपब्लिक चल रही है। एक बार यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम फिर फेल होगा। आप कहोगे कब फेल हो जाएगा? ये फेल होगा 1958 में। 1958 में फेल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है। फोर्थ रिपब्लिक एक बार फिर फेल होगी। कब फेल होगी? 1958 में। 1958 में जो है चार्ल्स डी गॉले जो है वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति पहली बार चुने जाएंगे। देखिए 1944 में रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि जनता ने ऐसे चुन लिया कि जो है चार्ल्स डी गॉले तुम बन जाओ जो है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो वो तो बन गए, मान लिया कि फोर्थ रिपब्लिक में 1944 में चार्ल्स डी गॉल बन गए। लेकिन अभी कायदे से सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हुआ है कि चुनाव वगैरह बहुत अच्छे से हो। ये सिस्टम कहां से आया? 1958 में। 1958 में पांचवी रिपब्लिक बनेगी फ्रांस में 1958 में। और 4 अक्टूबर 1958 में जो है पांचवी रिपब्लिक बनेगी, जिसमें जो है जो चार्ल्स डी गॉले हैं ये फ्रांस के पहले ऑफिशियल रूप से एकदम बढ़िया से निर्वाचन हो करके, इलेक्शन हो करके पहले फ्रांसीसी प्रेसिडेंट बनेंगे। तो फ्रांस के पहले प्रेसिडेंट 1958 में पांचवी रिपब्लिक में कौन बनते हैं? चार्ल्स डी गॉल बनते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है काफी अच्छा काम किया था, इसलिए इनको बनाया गया, प्रेसिडेंट बनते हैं। और यही जो पांचवी रिपब्लिक है यही आज जो है आपको फ्रांस में देखने को मिलती है। और यही पांचवी रिपब्लिक के जो आज फ्रांस में चल रही है, इसी के जो आज प्रेसिडेंट हैं वो इमैनुअल मैक्रान है, जिनका चुनाव जो है वो 2017 में हुआ था। और अभी भी हाल ही में 2-3 साल पहले हुआ था, जिसमें दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो आज इमैनुअल मैक्रान चुने गए हैं। फ्रांस में अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात की जाए तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है 2 व्यक्ति खड़े होते हैं, उसमें जो है 2 बार जो है यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ फ्रांस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा फ्रांस में 2 बार इलेक्शन कराए जाते हैं। फिर उसमें कट आउट मतलब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई की जाती है, उसके बाद एक प्रेसिडेंट बन के निकल आता है। तो आज जो सरकार आप देखते हो फ्रांस में वो कैसे आई वो मैंने आपको बताया। पहला रिपब्लिक बना, दूसरा रिपब्लिक बना, तीसरा रिपब्लिक बना, चौथा रिपब्लिक बना, पांचवा रिपब्लिक अब चल रहा है। अब ये पता नहीं फेल होगा कि नहीं होगा, वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैंने आपको 2023 पे लाके खड़ा कर दिया।
मैंने कहानी चालू की थी 1789 से, आवाज आ चुकी है 2023। जो कि आपकी बुक में अधूरा ज्ञान था उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण किया, और जितने भी आपके डाउट थे सारे डाउट को मैंने क्लियर किया, एक एक चीज को मैंने आपको क्लियर किया। यदि वीडियो को आपको समझ आए, वीडियो पसंद आए, हालांकि वीडियो लंबा जरूर हो गया है लेकिन समझ इससे गारंटी से आपको आ जाएगी। जो वर्ल्ड हिस्ट्री की, जो विश्व के इतिहास को समझने की जो समझ है उसमें काफी आपके इजाफा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और ये भी बता दें कि अगला वीडियो जो है आपको यदि किसी मुद्दे या किसी विषय वस्तु पे चाहिए तो उसका भी टॉपिक नीचे सजेस्ट जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।